नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस 2022 की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं लगातार आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अब ये वीडियो है विज्ञान की सीरीज़ का अगला वीडियो है। तो इस वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं विज्ञान के प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना, एकदम आपके बहुत परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। अब देखते हैं पहला प्रश्न, प्राकृतिक रेशे का सही युग्म है। तो इसमें दिया गया है रेयोन, रुई, नायलॉन, डेक्रोन, रुई, जूट, मूंज या फिर रेयोन। प्राकृतिक रेशे, सबसे पहले रेशों के बारे में बता दूं कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा या संश्लेषित किए जाते हैं, और प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो सही युग्म है वो कौन सा होगा? इसका सही युग्म होगा रुई और जूट। ये दोनों प्राकृतिक रेशे हैं। इसमें रेयोन प्राकृतिक रेशा नहीं है, जबकि रुई प्राकृतिक रेशा है। ये दोनों ही नहीं है। और इसमें मूंज प्राकृतिक है, लेकिन रेयोन प्राकृतिक नहीं है। और रेयोन है, इसका दूसरा नाम है कृत्रिम रेशम। इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है रेयोन को। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, टेरिकोट किन दो रेशों से मिलकर बना है? टेरिकोट, टेरिलिन व कपास, रियोन व रेशम, नाइलॉन व कपास, पॉलिएस्टर और नाइलॉन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टेरिलिन और कपास से मिलकर टेरिकोट का निर्माण होता है। अगला है, प्रेशर कुकर का हत्था किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि जो प्रेशर कुकर का इसका हत्था किस प्रकार की प्लास्टिक का बना होता है? तो बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन और नाइलॉन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक है, और कुचालक होने के कारण इसका हत्था क्या नहीं होता है? गर्म नहीं होता है। याद रखना अच्छे से इसका हत्था क्या नहीं होता है? गर्म नहीं होता है। इसलिए प्रेशर कुकर का हत्था बेकेलाइट का बनाया जाता है। और जो बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं, पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़ों में अचानक आग लग गई, उसके कपड़े पिघल कर शरीर से चिपक गए। तो बताइए उसके कपड़े किस प्रकार के रेशम से बने हुए थे? इसमें उदाहरण दिया है, एक रेणु नाम की लड़की है, उसके जो कपड़े हैं उसमें क्या लग गई? आग। कब? पटाखे छोड़ते समय। और वो कपड़े शरीर से चिपक गए। तो किस प्रकार के कपड़े हैं ये बताना है अपने को। तो इसमें उदाहरण दिया गया, कृत्रिम रेशों से निर्मित, प्राकृतिक रेशों से निर्मित, दोनों प्रकार के रेशों से निर्मित, या दोनों प्रकार के रेशों में से कोई भी नहीं। तो जो शरीर के चिपकते हैं वो कृत्रिम रेशे से निर्मित रेशे होती हैं, जो कपड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कृत्रिम रेशों से निर्मित कपड़े। अगला प्रश्न दिया गया है, राकेश को उसकी मां ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी, आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है? सूती कपड़े जब जल्दी धुल जाते हैं, सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सूती कपड़े हल्के होते हैं, या फिर सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं। तो इसका कारण क्या होगा? सही कारण होगा सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो घड़ी साज कौन होता है? जो घड़ी को ठीक करता है। घड़ी सुधारने में कौन सी लेंस का उपयोग करते हैं? घड़ी साज यानी घड़ी ठीक करने वाला जो घड़ी है, जो खराब हुई घड़ी होती है, तो उनको ठीक करने में कौन सी लेंस को काम में लेता है? तो इसके जो उदाहरण दिए गए हैं, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल दोनों, फिर अन्य कोई लेंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उसमें जो पार्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनको बड़ा करके देखना पड़ता है। तो उत्तल लेंस उसमें काम में लेता है। अगला देखते हैं, रमेश की दादी को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की। यानी रमेश की दादी को कोई भी वस्तु न तो पास की और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो बताइए उसे किस प्रकार की दृष्टि दोष है? यानी जो दृष्टि दोष, जो आंखों का रोग है, किस प्रकार का है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। तो मैं बता दूं कि जो दूर दृष्टि दोष है इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जो निकट दृष्टि दोष है इसमें दूर की वस्तु दिखाई साफ नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष है इसमें दोनों ही वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, न तो दूर की और न ही पास की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है। इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त तर्क है। पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बनाना है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? ज्वालामुखी के फटने से, जंगल में आग लगने से, प्रकृति में जंतु और वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान से, कल कारखाने, वाहनों व निर्माण कार्य बढ़ोतरी करने से। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, ज्वालामुखी के फटने से। इससे प्रदूषण होगा और संतुलन भी बिगड़ेगा। दूसरा, जंगल में आग लगने से, इसमें भी संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि आग लगती है, पेड़ पौधों की मात्रा कम हो जाएगी, वायु प्रदूषित हो जाएगी। जबकि प्रकृति में जंतु और वनस्पति है, इन दोनों में परस्पर आदान प्रदान होंगे तो पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित चित्रों को देखकर बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो ये चित्र दिया गया है गैसों का, जिसमें गैसों की मात्राएं दिखाई गई हैं। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन है ये इलाका, उसके बाद में ऑक्सीजन का, और उसके बाद में अन्य गैसें। तो इसमें से हमें बतानी है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग प्रकृति में 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, यानी कि आगे इसके थोड़ा लगभग में 21% और 78% पाई जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न चित्र आधारित प्रश्न है। चित्र आधारित प्रश्नों का मैंने एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को भी आप देख लेना। और अगर आपने मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लेना। और मैंने सिलेबस पर भी चर्चा की है कि सिलेबस इसमें क्या आएगा और इस बार क्या बदलाव होने वाले हैं, उन सभी के बारे में मैंने चर्चा की है। तो उन वीडियो को भी आप पीछे जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं यह चित्र किस प्राकृतिक घटना को दर्शाता है। ये जो चित्र दिया गया है ये किसको दर्शाता है? देखो, कीप के आकार के बादल का, चक्रवात का, सुनामी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कीप के आकार के बादल का, या फिर इसे टोरनोड भी कहते हैं। यानी कि ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, टोरनोड का चित्र दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे। इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? यानी जो हमारी जीवन शैली, हमारे जीने की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए? पर्यावरण मित्र की तरह, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तो इसके लिए 4 बातें दी गई है, कौन सी सही है बताना है। जैविक अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग, पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और संयमित उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जैव अपघटनीय जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकते, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कम से कम और धैर्य से उपयोग किया जा सके। तो ये सभी पर्यावरण मित्र जैसी जीवन शैली के उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयास निम्न में से है। पिपलात्री ग्राम के किरण निधि संस्था के कार्य, चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मावती का जौहर, खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी का बलिदान। तो इसमें से देखो, पिपलात्री ग्राम में किरण निधि संस्था के कार्य ये क्या करते हैं कि जब भी गांव में लड़की का जन्म होता है तो एक पेड़ लगाते हैं, और बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं। दूसरा, खेजड़ली गांव में अमृता देवी का बलिदान, ये भी पेड़ों की रक्षा करते हुए, वृक्षों की रक्षा करते हुए किया गया। जबकि ये जो चित्तौड़गढ़ किला है में रानी पद्मिनी का जौहर, ये जौहर क्यों हुआ था? युद्ध के दौरान। तो इसमें बै तो आएगा नहीं, ए और सै दोनों आएंगे, तो इसमें दे उत्तर सही हो जाएगा, याद रखना। अगला दिया गया है जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। 2 प्रकार की कोशिकांग होती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो इसमें पूछा है जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम और रिक्तिका। तो देखो इसका सही उत्तर होगा हरित लवक। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और हरित लवक के सबसे पहले तो ये हरा रंग प्रदान करने के काम आता है। दूसरा इसका है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिससे पादप अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया के लिए महत्वपूर्ण वर्णक है।
तो ध्यान रखना। और इसी के कारण पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। याद रखना कि स्वपोषी जंतु नहीं होते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं। कारण क्या है, हरित लवक। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे शक्ति ग्रह भी कहते हैं, शरीर का शक्ति ग्रह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला दिया गया है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजक दाल बाटी में से निम्न में से कौन सा भोज्य अवयव क्रम से स्थित होता है। दाल बाटी में तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा प्रोटीन, खनिज प्रोटीन, जल कार्बोहाइड्रेट। तो दाल और बाटी, दाल में प्रोटीन होता है आपको पता है, और बाटी में कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दाल में प्रोटीन और जो बाटी होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन में उच्च रेशे प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए, तो किसका सेवन करना चाहिए, छिलके वाली दाल, आटे की चौकोर, छिलके सहित फल, उपयुक्त सही। यानी भोजन में रेशेदार भोजन के लिए उपयुक्त सभी का हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया, प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गई, आप उसे खाने के लिए क्या देंगे, चिप्स, कुरकुरे, ब दोनों और ग्लूकोज के बिस्कुट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी उसको चक्कर आ गए तो ग्लूकोज के बिस्कुट देंगे, जिससे तत्काल ऊर्जा मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट होता है वह तत्काल ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है 17वां, निम्न में से मसालों का सही युग्म है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से मसालों का सही युग्म है हल्दी, लौंग, सौंफ, मूंगफली, काली मिर्च, तिल और मिर्च, मूंगफली। तो मसालों का सही युग्म यानी कि उसमें मसाले होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, हल्दी और लौंग दोनों मसाले के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अगला 18वां प्रश्न दिया गया है, श्यामू के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, यह कांच का कौन सा गुणधर्म है। यानी कांच का गिलास है वो गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए, यह कौन सा गुण है, आघातवर्धनीयता, तन्य, भंगुर और मुलायम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति का मतलब ये होता है टुकड़े टुकड़े के रूप में टूटना। लेकिन आघातवर्धनीयता ये होता है कि इसमें चोट सहन करने की शक्ति होती है, जितने भी इसके ऊपर चोट मारेंगे तो यह सहन करता रहेगा। तन्यता का मतलब होता है कि इसको लंबा खींचकर तार बनाया जा सकता है, और भंगुर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, और जो भी आपके समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को लगातार अपनी नोटबुक में उतारते रहना, ताकि आप रिवीजन करो, तब वो आपको जोर नहीं आएगा। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए। अंडज जंतु है, अंडज जंतु का मतलब जो जंतु अंडे देते हैं। दो प्रकार के जंतु हैं बच्चे जन्म करने के आधार पर, एक अंडज और एक जरायुज। तो अंडज होते हैं जो अंडों को जन्म देते हैं, जबकि जरायुज होते हैं वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन अंडज में अंडज से बच्चे का निर्माण होता है। तो इसमें उदाहरण कौन सा दिया गया है, पहला दिया गया है गिलहरी, गाय, तोता, मैना, छिपकली, मेंढक, कबूतर, तोता, घोड़ा, सांप, मछली, भैंस। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका सही उत्तर होगा ब। ये सभी अंडज है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, गाय नहीं है, इसमें घोड़ा नहीं है और इसमें भैंस नहीं है। लेकिन जो ये है इसमें सभी है, मेंढक, मैना और छिपकली, ये सभी अंडे देते हैं। अगला है, कौन सी अ धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। कौन सी अ धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है, ये अपवाद है एक। वैसे जो अ धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद दिया गया है कि कौन सी है, लकड़ी, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, रबड़। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। याद रखना इस बात को, पाया जाता है। अगला दिया गया है, सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए, ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण होता है। यानी कि हम स्वेटर निकालते हैं अपना जब सर्दी में, तो बालों से रगड़क होकर अपने जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बालों में जो आग
दिखाई देती है, हमें चमक दिखाई देती है, तो ये किस बल के कारण है? देखो, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल और पेशीय बल। तो इसका सही उत्तर होगा स्थिर विद्युत बल। इस स्थिर विद्युत बल के कारण हमें दिखाई देती है बाल खड़े हुए और लाइट भी दोनों। अब अगला है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल, अवतल, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो आंखें हैं उन आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इस बात को ध्यान रखना, घड़ी साज वाले में भी उत्तल और हमारी आंखों में भी क्या है? उत्तल। अगला है, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, तो वह कौन सा लेंस होता है? जो बीच में से पतला लेकिन किनारों से मोटा। तो उत्तल, अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस होता है वह बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है? पतला होता है। अगला 24वां प्रश्न दिया गया है, अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा है लेकिन किनारों से पतला है। उस लेंस जो बीच में से कौन सा है? मोटा और किनारों से क्या है? पतला। अभी बात की अपन ने, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। तो उस लेंस से वह सूर्य के प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पर छलका गिराता है। थोड़ी देर में मित्र के हाथ की त्वचा जलने लग जाती है। तो बताइए अविनाश के पास कौन सा लेंस है? यानी कि पहले बता दिया मैंने कि उत्तल लेंस होता है वह बीच में से मोटा और किनारों से पतला। और इस लेंस का काम क्या होता है? जो सूर्य की किरणें हैं उनको क्या करेगा? एक जगह एकत्रित कर देगा और एकत्रित करने से उसका हाथ जलने लग जाएगा। तो जो उत्तल लेंस है उसका नाम होता है अभिसारी लेंस, अवतल लेंस उसका नाम होता है अपसारी लेंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिसारी लेंस। याद रखना, अभिसारी कौन सा होता है? उत्तल, जो बीच में से मोटा होता है। अब देखो, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज होता है। निषेचन की जब क्रिया होती है, नर और मादा जब मिलते हैं, नर और मादा इनकी एक एक कोशिकाएं मिलती है, तो उसके बाद में किसका निर्माण होता है? जो युग्मनज का निर्माण होता है वह होता है अगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित और द्विगुणित। तो इसका सही उत्तर होगा द्विगुणित। यानी कि नर से एक कोशिका और दूसरी मादा से भी एक कोशिका, दोनों मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला दिया गया है कि अनिल ने आलू की कलिका को काटकर जमीन में बो दिया और वह आलू की खेती करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनिल है, इसने क्या किया? आलू की कलिका को काटकर जमीन में बो दिया और वह आलू की खेती करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अनिषेक जनन। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब होता है कि किसी भी हिस्से को काटकर बो देने से पूर्ण पादप का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न ये है, इस प्रश्न पे पहले बात हो चुकी है, दोबारा हम बात कर लेते हैं कि विखंडन, मुकुलन, अनिषेक जनन और लैंगिक जनन, इसमें सरसों, केला, यीस्ट और स्पाइरो वगैरह। तो इसमें मेल करना है, तो कौन सा किस में आ रहा है? जो खंडन है, खंडन में क्या आ रहा है? स्पाइरो वगैरह। और जो मुकुलन है, मुकुलन में क्या आ रहा है? यीस्ट आ रहा है। तो देखो इसमें कौन सा सही हो रहा है? तो देख सकते हैं खंडन में 4 आ रहा है और मुकुलन में 3 आ रहा है। और आगे जो अनिषेक जनन है, अनिषेक जनन तो ये होता है केले में, और लैंगिक जनन किस में होता है? सरसों में। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अनिषेक जनन जिसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है वह किस में होता है? केले में। केले में बीज नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसको स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, अवूट ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि। तो इस ग्रंथि का नाम क्या है? जो पीनियल ग्रंथि है यह क्या करती है? मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? जो ग्रंथियां अपना रस होती है वो नलियों में छोड़ती है। अगला है, मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। मधुमेह रोग के लिए पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अवूट ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी है? तो मधुमेह रोग है उसके लिए उत्तरदायी ग्रंथि का नाम अपने को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है मधुमेह
रोग के लिए उत्तरदायी, क्योंकि इससे इंसुलिन हार्मोन, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, लघुपतन होने से परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से घर के विद्युत उपकरणों में आग लग सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए। लघुपतन होने के कारण जो घर के जो उपकरण है विद्युत के, उसमें आग लग सकती है। कारण क्या है, फ्यूज तार को परिपथ के समांतर क्रम में लगाई, फ्यूज तार को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाई, आग को बुझाने का प्रयास करें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, जो फ्यूज तार है उसको कौन से क्रम में लगाना है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगाने पर जो फ्यूज तार है वो हटा देंगे या फ्यूज उड़ जाएगा, तो फिर आगे जो धारा है उसका प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में लगा देंगे तो आगे धारा का प्रवाह होगा, केवल फ्यूज तार ही हटेगा, बाकी सभी का प्रभाव होगा और नुकसान हो जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं तो आगे के सभी लाइट का कनेक्शन कट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से आपके मित्र को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है, उसे आप क्या सलाह देंगे। पानी उबालकर पिए, ORS का घोल उपयोग करें, डॉक्टर से सलाह लें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो प्रक्रिया है वो हमें करनी चाहिए। आगे दिया गया है 32वां प्रश्न, बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। तो जल दूषित हो जाता है, इसके लिए कौन सी विधि काम में लेंगे। फिटकरी डालकर जल का शुद्धिकरण, जल को उबालकर शुद्ध करेंगे, जल का क्लोरीनीकरण करेंगे या फिर उपयुक्त सभी। तो जल के शुद्धिकरण के लिए सभी विधियाँ काम में आती है, फिटकरी के द्वारा भी, जल के क्लोरीनीकरण के, और जल को उबालकर। तो इसका सही उत्तर होगा जल को उपयुक्त सभी विधियाँ हम काम में लेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा सेल का सांकेतिक चित्र है। सेल कौन सा है इसका, ये तो इसमें ये सही उत्तर होगा, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। तो कल हमने एक वीडियो में बात की थी, पिछले वीडियो में, तो ये इसका सही है, ये प्लस का है और ये माइनस का। जो सर्किट है या फिर विद्युत परिपथ है उसके बारे में हमने बात की थी, उसके जो संकेत थे उनके बारे में बात की थी, उनको पूरा समझाया था। अगला है, थर्मोमीटर में कौन सा चमकीला पदार्थ भरा रहता है। थर्मामीटर में सोना, चांदी, पारा, एल्यूमिनियम। कौन सा है, पारा। पारा जिसका प्रतीक होता है Hg, और जिसे क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी। तो इस चीज़ को याद रखना है। थर्मामीटर होता है जो ताप मापने के काम आता है, और इसमें क्या भरा रहता है, पारा, और या मरकरी भी कहते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला दिया गया है, एक्स धातु की हथेली पर रखने से वह तुरंत पिघल जाती है। एक्स धातु का नाम बताइए। एक्स कोई धातु है जो हथेली पर रखेंगे तुरंत पिघल जाती है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या फिर गैलियम। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखते ही पिघल जाएगी। तो गैलियम होता है, Ga। गैलियम है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। अगला दिया गया, एक प्रणाली में जस्ते के टुकड़े डालकर उसमें एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस बनती है। तो निम्न में से एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। Zn एक धातु है। धातु की जब अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखना, जब धातु की अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल क्षार और लवण वाले पाठ में है, तो इसका सही उत्तर होगा अम्ल और H2 गैस निकलेगी। अगला दिया गया है, दियसलाई में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। दियसलाई या माचिस होती है, उसमें किस अधातु का उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस, सोडियम, मरकरी या फिर कार्बन। तो इसका सही उत्तर होगा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस है, इसका उपयोग दियसलाई बनाने में काम में लिया जाता है, जो रोगन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सोनू ने मैग्नीशियम के तार को जलाया, इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिलाकर विलयन बनाया, फिर उसने लाल लिटमस पत्थर द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि वह नीला हो जाता है। तो बताइए उक्त विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो लिटमस परीक्षण किया है उसने, लाल लिटमस पत्थर द्वारा पाया कि नीला हो जाता है। जो लाल लिटमस है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आप एक ट्रिक याद रखना कि अनिल नाम से याद रखना। ऐसे अम्ल होता है,
नी से नीला और लै से लाल, अमल होता है वो नीले को क्या कर देता है, लाल। ये लेकिन यहाँ पे लाल से नीले की बात हो रही है, तो यह इसका उत्तर सही क्या होगा, क्षार हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, क्षार, क्षारीय हो जाएगा, इस बात को याद रखना। अगला दिया गया है, घरों में तांबे के लोटे की चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। जो घरों में तांबे का लोटा है उसकी चमक कम हो जाती है थोड़ी दिनों में, तो लोटे का पुराना होना, लोटे पर मिट्टी जम जाना, ए और ब दोनों वायु और नमी के संपर्क के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा वायु और नमी के संपर्क के कारण जो लोटा है उसमें उसकी जो चमक है वो चली जाती है, चमक चली जाती है, यानी उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। और तांबे पर किस प्रकार का जंग लगता है, हरे प्रकार का जंग लगता है। अगला है, सोडियम धातु से निर्मित यौगिक नहीं है। सोडियम धातु से कौन सा यौगिक नहीं बना है, नमक, धावन सोडा, खाने का सोडा, चूना पत्थर। तो जो नमक है ये भी सोडियम धातु से बना है, धावन सोडा भी और खाने का सोडा तीनों बने हैं, लेकिन जो चूना पत्थर है ये सोडियम से नहीं बना है, सोडियम धातु से निर्मित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा चूना पत्थर। अगला दिया गया है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं कहलाते हैं, जिनके आकृति और आयतन निश्चित होते क्या कहलाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है ठोस। ठोस जो पदार्थ होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव है इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। और जो गैस है इसकी आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती है। इन बातों को याद रखना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अगला दिया गया निम्न में से मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब होता है दो धातुओं, दो या दो से अधिक धातु मिलकर किसी पदार्थ को बनाती है। देखो, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। सोना केवल एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, लेकिन जो पीतल है वो दो धातुओं से मिलकर बना है। तो इसको ऐसे याद रखना, पिताजी से। किससे, पिताजी से। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। किससे याद रखोगे, पिताजी से। ये ट्रिक है। अगला दिया गया है, मुकेश को सर्दी के मौसम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद है। सर्दी में मक्का निम्न में से किस प्रकार की फसल है, मक्का किस प्रकार की फसल है आपको बतानी है, खरीफ की, रबी की, जायद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। अगला दिया गया है, राधा गेहूं की फसल बोने के कुछ दिनों बाद अनावश्यक पौधों को उखाड़ कर फेंकती है, वह ऐसा क्यों करती है। गेहूं के पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिले, उन पौधों को अन्यत्र उगाने के लिए उसे कीड़े लग गए और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, गेहूं के पौधों को पर्याप्त तत्व मिले इसलिए उन अनावश्यक पौधों को उखाड़ कर फेंक रही है। तो वो क्या होती है, खरपतवार होती है। अगला प्रश्न है 45वां, निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म है। रबी की फसल, मटर, सरसों, मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, मटर, सरसों। तो मटर, सरसों है ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है और ये जायद की फसल है। अगला है, पालक की सब्जी में पौधे की किस भाग का उपयोग किया जाता है। पालक की जब सब्जी बनाते हैं तो इसमें पौधे किस भाग का उपयोग किया जाता है, बीज, फल, पत्ती, फूल। तो इसमें जो पालक है, पालक की सब्जी बनाते हैं तो इसमें हम पत्ती का उपयोग करते हैं खाने में। किसका उपयोग करते हैं, पत्ती का उपयोग करते हैं। अगला दिया गया, निम्न में से कौन सा सौपोषी पादप है, अमरबेल, म्यूकर, बरगद, ड्रोसेरा। तो इनमें से सौपोषी का मतलब जो अपना भोजन समय बनाता है। तो इसमें जो बरगद है वो क्या है, सौपोषी, बाकी ये क्या है, परपोषी है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। प्रकाश संश्लेषण जिससे पादप अपना भोजन बनाते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, प्रकाश, CO2 या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी आवश्यक है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला है, गोबर पर लगने वाले छत्रक किस प्रकार के पादप है। गोबर पर जो छत्रक लगते हैं वो कैसे हैं, मर्तजीवी, सौपोषी, कीटभक्षी या फिर सहजीवी। तो इसका सही उत्तर होगा मर्तजीवी। अगला है, कीटभक्षी पादपों का सही युग्म पहचानिए। कीटभक्षी पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, उनकी पत्तियां घड़े के समान होती है। तो इसमें देखो, ड्रोसेरा घटपर्णी, अमरबेल नीम, ड्रोसेरा मोनोट्रोपा, बरगद या फिर गुलाब। तो इसका सही उत्तर होगा
ड्रोसेरा और घटपर्णी, ये सही उत्तर होगा। अगला है सहसूत किस प्रकार का फल है। सहसूत है वो किस प्रकार का फल है, तो सरल फल, पुंज फल, संग्रहित फल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके संग्रहित फल। अगला है टेमीफ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। टेमीफ्लू दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। हेपेटाइटिस, कैंसर, कुष्ठ रोग और स्वाइन फ्लू। तो ये दवाई दी जाती है स्वाइन फ्लू के उपचार में। टेमीफ्लू किसके उपचार में दी जाती है, स्वाइन फ्लू के उपचार में। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो यूजफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ये वीडियो पूर्ण रूप से देखें। अगले वीडियो में भी मैं विज्ञान के या सामाजिक के प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा और आपको ये पूर्ण सिलेबस से करवाऊँगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे मानसिक योग्यता के प्रश्न, इंग्लिश के, हिंदी के सभी प्रश्न करवाऊँगा, पूरा सिलेबस से आपके लिए करवाऊँगा। तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद बच्चों।